गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं हिंदी गद्य में पार्ट 2 ल्यासा की ओर पढ़ाना चाहूँगी। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो सबसे पहले लेखक का परिचय बताऊंगी कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के गांव पंदहा में हुआ। उनका मूल नाम था केदार पांडे। उन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उन्हें राहुल सांकृत्यायन नाम से पुकारा जाने लगा। राहुल जी विविध भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे इन्हें पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, जापानी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि सन 1963 में इनका देहांत हो गया था। इनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। कुछ साहित्यिक विशेषताएं इनकी हैं कि इन्होंने राहुल जी ने साहित्य में जिंदा दिली और साहस के दर्शन होते हैं। उनका घुमक्कड़ शास्त्र यायावरो का प्रेरणा ग्रंथ है। उन्होंने न केवल स्वयं जीवन भर देश विदेश की यात्राएं की, अपितु अपने साहित्य में भी उन यात्राओं का सजीव वर्णन किया है। तो इस पाठ में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्यासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं पृष्ठ संख्या 25 के कठिन शब्दों का अर्थ बताना चाहूँगी। फिर पृष्ठ संख्या 25 पूरे पाठ 25 का सार बताना चाहूँगी। तो व्यापार से संबंधित चौकियाँ यानी सुरक्षा के लिए बनाए गए ठिकाने। पलटन का अर्थ होता है सेना। बसेरा का अर्थ है रहने का स्थान या निवास। आबाद यानी बसा हुआ, जहाँ लोग रहते हैं। परित्यक्त छोड़ा हुआ। निम्न श्रेणी घटिया प्रकार। अपरिचित यानी अनजान। मथ का अर्थ है घुला या घिसकर। तो पृष्ठ संख्या 25 में ये ल्यासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929 से 30 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। तो इसमें नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व भी बताया गया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फलिड़ पार का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता है था। यह सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने डेरा भी जमाया हुआ है। अब इसी के आगे कि तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था। तो तिब्बत के जीवन में अनेक आराम और अनेक कठिनाइयाँ थीं। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं था। औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता था। उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती थी। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चौड़ी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती थी। अब पृष्ठ संख्या 26 पर आते हैं। तो सबसे पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ बताना चाहूँगी कि राहदारी यानी यात्रा करने का कर, टैक्स जिसको कहते हैं। चिट का अर्थ है पर्ची। भद्र का अर्थ है भला। वेश का अर्थ है कपड़े। मनोवृत्ति मन की भावना। छड़ का अर्थ है मदिरा। दुरुस्त यानी ठीक ठाक। विकट का अर्थ है कठिन।
निर्जन यानी एकांत, परवाह का अर्थ है चिंता या फिक्र, पड़ाव का अर्थ है ठहरने का स्थान। तो इस प्रश्न पर हम देखते हैं कि ठहरने का प्रबंध। तो लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। लेखक ने अपने और अपने साथी सुमति की चिंटे उसे दे दी। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोड़ला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर वहां आए थे तो उन्होंने एक गरीबी झोपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगे के वेश में यात्रा पर थे। ठाड़ा थोड़ला का जंगल एक ये जगह का नाम है। तो ठाड़े तिब्बत के खतरनाक स्थल है। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं। कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। लेखक और सुमति भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं है। वे जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते हैं टोपी उतारकर भीख मांगने लगते थे। अब घोड़ों पर यात्रा। अगले दिन उन्हें 16 या 17 मील की ऊंचाई चढ़कर लटकोर पहुंचना था। ये एक जगह का नाम है, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई थी। दाहिने तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थीं। भीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, एकदम खाली थे। न बर्फ थी न हरियाली थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया गया था। तो बच्चों, आज हमने आपको पृष्ठ संख्या 25 और 26 का सार समझाया है। तो आशा है बच्चों कि आपको ये दोनों पेज का सार समझ में आ गया होगा। अगर कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।